75 साल की उम्र के ज्यादा के जो हो जाते हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, ये सब जो थे उन लोगों को ये कर दिया गया था। नहीं, वो तो राज्यसभा के बारे में था। जी जी जी, राज्यसभा में, हाँ राज्यसभा में, राज्यसभा में 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना है और 75 ईयर्स से ज्यादा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है। तो उसमें जेटली जी का ये फिर आ गया था मामला। तो इस संदर्भ में ये जो है मेट्रोमैन श्रीधरन का, उसमें क्या लगता है आपको सर? नहीं देखिए, श्रीधरन की उम्र हो गई है जी, और 88 साल की उम्र में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है जी। और साथ में स्टेटमेंट दिया हाँ कि मैं कहीं का राज्यपाल बनने में मेरे को रुचि नहीं है, हाँ, लेकिन मैं सीएम बन सकता हूँ। हाँ। तो सीएम कहाँ के बनेंगे? वही मैंने लिखा है कि अगर केरला के लोग बीजेपी को वोट करेंगे तो उन्होंने इच्छा जताई कि तब हम सीएम बन सकते हैं। 88 साल की उम्र अभी है उनकी। और उसके पहले मैंने ये भी जिक्र किया है कि येडियुरप्पा जो कर्नाटका के सीएम है जी, उनकी उम्र हो गई है 77 साल जी। वो भी 75 पार हैं, लेकिन वो सीएम बने हैं। तो उसकी सफाई ये दी जाती है कि नहीं साहब, वो स्टेट में लागू नहीं होगा, खाली केंद्र में लागू होगा। तो मनमौजी है, जो नियम चाहे बना ले, जितने दिन चाहे चला ले, यही है। अच्छा, तो ये सर केरल में विधायक तो है नहीं ज्यादा, बीजेपी के एक ही विधायक है। तो क्या लगता है कि श्रीधरन जी को लाने का मतलब यही हुआ कि केरल में अपना पैर जमाना चाहती है और केरल में सरकार बनाने के लिए इच्छुक है, और क्योंकि मेट्रोमैन श्रीधरन काफी पॉपुलर हैं, लिहाजा उनका चेहरा आगे करके बीजेपी अब सत्ता पे आना चाहती है, यही है इनका मुद्दा सीधा। इसके लिए नियम जो है जो बनाए गए, खास करके जो उन्होंने कहा जी कि मैं सीएम बन सकता हूँ, बनना चाहूंगा जी, गवर्नर नहीं बनना चाहूंगा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। जी जी जी। राजनीति में जो लोग होते हैं वो थोड़ी बोलते चलते हैं कि मैं यहाँ का सीएम बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ। जब बन जाते हैं तो बन जाते हैं। हाँ। लेकिन उनका कहना ये जो है कि हम सीएम बन सकते हैं, गवर्नर नहीं बनना चाहते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसमें क्या मतलब ये लगता है सर कि श्रीधरन जी ऐसा क्यों कहे होंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा होगा शायद कि वो पहले से ही क्लियर कर दें कि हम गवर्नर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब वो गवर्नर बनना भेज दें। मतलब वो शुरू में ही इंडिकेशन अपना दे रहे हैं कि हम बनेंगे तो सीएम बनेंगे और गवर्नर के लिए पद पे नहीं जाएंगे। ये इंडिकेशन है अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो। ये आपने एक रहस्य की बात है कि 88 साल की उम्र में जी कोई राजनीति में क्यों आएगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करेगा? सही बात। स्पेशली उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जिसने नियम बनाया हुआ है कि 75 पार लोगों के लिए उस पार्टी में कोई स्थान, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उसमें अडवाणी, जोशी, मैं और बहुत से लोग बाहर हुए। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी इसीलिए बाहर हुए थे। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा तो बाहर हुए थे क्योंकि वो 2 टर्म की बात थी जी। उसको तो हमने इन पासिंग मेंशन किया है जी। पार्टी नियम बनाते हैं नियम तोड़ने के लिए। हाँ। एक जमाने में लेफ्ट पार्टीज की तरह बीजेपी ने भी नियम बनाया कि राज्यसभा में 2 टर्म से ज्यादा किसी को नहीं देंगे। हाँ। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी जैसे लोग आउट हो गए। उनको तीसरा टर्म नहीं मिला। लेकिन जब नियम बनाने वालों का टर्न आया, जिसमें अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद टाइप के लोग थे, तो उनको तीसरा गया, चौथा टर्म भी मिला राज्यसभा का। तो ये सर आगे क्या लगता है कि ये मतलब कि नियम जो बनाए जा रहे हैं बीजेपी में, तो वक्त के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बदल भी दिए जाएंगे? ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भी ऐसा होगा? नियम बनाने का तरीका वो भी मैंने लिखा है जी, कि वो 1 या 2 व्यक्ति नियम बनाएंगे कि पार्टी की जो प्रक्रिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है और नेशनल एग्जीक्यूटिव है
वहां से पास हो कोई प्रस्ताव कि भाई हम 75 के ऊपर के लोगों को सरकार में जगह नहीं देंगे, या ये नियम तो कहीं इस तरह का बना नहीं है। रेजोल्यूशन प्रस्ताव है पार्टी का, हाँ, संविधान में लिखा है। तो नियम तो बनाए जाते हैं पार्टियों के द्वारा कि तोड़े जाए। अच्छा, उसमें हमने यही कहा है कि जैसे लेफ्ट पार्टी ने बनाया 2 टर्म से ज्यादा नहीं देंगे राज्यसभा में, नहीं ये चुनी भी जो पार्टी के सर्वे सर्वा है उनको नहीं दिया 30 टर्म, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते। यहाँ पर चेहरा देख के नियम बनाया जाता है, नियम तोड़ा जाता है। तो अच्छा जी, तो प्रधानमंत्री जी भी 70 साल के हो गए, अब 2025 में वो 75 हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या लगता है आपको? पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन नियम तोड़ देना तो बहुत आसान है ना। कोई कहीं कोई केस मुकदमा थोड़ी करने जाएगा कि आपने क्यों नियम तोड़ा जी। और नियम खास करके जब इस तरह का नियम अलिखित नियम है, लिखा पढ़ी में है नहीं। तो ये भाजपा के संविधान में ये कब नियम बनाया गया था कि 75? नहीं, कभी नहीं बनाया, संविधान में है। मैंने कहा ना संविधान में है न कहीं प्रस्ताव में है। 2 ही तरीका है ना, या तो कोई प्रस्ताव पारित हो जो भी उसके लिए बॉडी उसके द्वारा संविधान में लिखा जाए। ये दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2000 उस समय ये बात प्रचलित हुई कि 75 के ऊपर लोगों को परिषद में, मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि 75 इयर्स वाला, ये कहीं मेंशन नहीं? कोई किसी पद के लिए एज लिमिट नहीं है। अच्छा, तो अच्छा सर, एक बात यह भी आ रही है कि अब निर्मला सीतारमण जो है, एफएम जो है, उनको भी तमिलनाडु का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है आगे चल के, इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ तो बहुत कोशिश की है, उसको लाके कहा जो है रजनीकांत, और ये वहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में मुश्किल। तमिलनाडु में जैसे रजनीकांत जी ने तो अब मना कर दिया कि अब वो पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल नहीं आएंगे, तो ऐसे में बीजेपी के पास बीजेपी का अलायंस होने वाला था रजनीकांत जी के साथ, लेकिन अब वो उन्होंने साफ इग्नोर कर दिया कि अभी राजनीति में नहीं आएंगे। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण का चेहरा आगे कर सकती है बीजेपी? निर्मला सीतारमण कोई पॉपुलर लीडर तो है नहीं, मास बेस है क्या निर्मला सीतारमण का? नहीं, राष्ट्रीय स्तर के अब नेता हो गई हैं, और वो तमिलनाडु की मास बेस नहीं पाता है। मूलतः तमिलनाडु की रहने वाली है, भले वो रहती हो अभी कर्नाटक में, लेकिन मूलतः उनकी पैदाइश तो वो है, वो सब ठीक है अपनी जगह पर जी, लेकिन निर्मला सीतारमण कोई मास लीडर नहीं है जी। हमको नहीं लगता है कि वहाँ बहुत तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत कुछ स्थान बीजेपी उनके द्वारा जी उनके नेतृत्व में बना पाएगी। तो श्रीधरन का आपको क्या लगता है, ये जो ओपिनियन रहा कि हम सीएम ही बनेंगे, उसको आप किस परिदृश्य में देख रहे हैं इन फ्यूचर बीजेपी के? अभी केरल में चुनाव न होंगे तो उसके लिए वो प्रण किए हैं और चेहरा रहेंगे, चेहरा वही है श्रीधरन। नहीं, श्रीधरन की बात हम ये कर रहे हैं कि जैसे केरल में तो श्रीधरन ने स्पष्ट कर दिया कि हम गवर्नर नहीं बनेंगे, हम सीएम बन सकते हैं। तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर बीजेपी आगे भी अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बंगाल का बेटा ही यहाँ का सीएम पद का उम्मीदवार होगा। तो इसका क्या मायने है कि बीजेपी जो अपने कार्यकर्ता है या पहले से जो वर्कर है, उसके इतर भी, उसके अलावे भी कोई फेस को सामने ला सकते हैं अचानक करके? ऐसा नहीं, तो बीजेपी का अगर आप इतिहास हाल का उठा के देखेंगे जी, तो आप पाएंगे कि बीजेपी की शैली रही है दूसरे लोगों को तोड़ना जी,
और बंगाल में बड़े पैमाने पर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। जी। मुकुल राय से जो शुरुआत हुई जिसमें लोग आए हों, जी। लेकिन अभी भी वो सिलसिला जारी है ना, तृणमूल से तोड़ के आ रहे हैं लोग यहाँ पर। जी। बीजेपी में जी। वो उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा चेहरा मिल जाएगा जी। जिसको हम लोग आगे प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी की ये भी घोषणा है जी। हम पश्चिम बंगाल का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। जी। वहाँ कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे सीएम के लिए। जी। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ने जी। बंगाल की अस्मिता का सवाल उठा दिया है, हाँ हाँ, और अब बंगाल की बेटी का नारा दे दिया है, हाँ। तो इसलिए कहने के लिए बीजेपी को बाध्य होना पड़ा कि भाई बंगाल का ही तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो कहीं तमिलनाडु और महाराष्ट्र नहीं ना जाके हम किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। जी। तो सर ये वो कहने में कोई मतलब नहीं है उसका। इनके पास कोई चेहरा है नहीं बंगाल में, जी, इसलिए ये लोग तृणमूल के पीछे पड़े हैं कि वहां से तोड़ो लोगों को। तो ये सर एक चीज ये भी था कि मोहन भागवत जो है आरएसएस चीफ जो है, वो उनकी मुलाकात हुई थी मिथुन चक्रवर्ती से, मुंबई में उनकी मुलाकात हुई थी। तो क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती चेहरा हो सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में रजनीकांत है, मिथुन चक्रवर्ती बंगाल का फेस हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु की संस्कृति अलग है जी। तमिलनाडु में जो लोग फिल्म से राजनीति में आए जी, और वो एमजीआर से, हाँ हाँ, करुणानिधि, जयललिता, ये सब लोग, इन लोगों ने वहाँ काफी अच्छा किया राजनीति में आकर। जी। लेकिन बंगाल का वो कल्चर नहीं है। जी। ऐसे भी मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, वो तो सांसद बने भी थे। हाँ हाँ, नहीं चला पाए तो वो रिजाइन करके चले गए फिर राज्यसभा से। बिल्कुल। तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती हैं, यहाँ अगर मान लीजिए कि कोई फेस नहीं मिल रहा है, तो मेट्रोमैन श्रीधरन जी जो है वो एक फेस बन के आए वहां पर, तो इसी तरह का फेस कोई एक प्रोजेक्ट करना चाहती हो बीजेपी, ऐसा लगता है क्या? वहाँ केरल में एक फेस दे दिया गया, चूंकि केरल में काफी पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड उनका नाम है, मेट्रोमैन के नाम से फेमस भी है, तो एक चेहरा केरल का उठा करके बीजेपी लेके आई, उनके सामने प्रोजेक्ट कर दी वहां की जनता के सामने। तो ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले कोई एक फेस पश्चिम बंगाल में भी इस टाइप का ला सकती है बीजेपी, भले ही चुनाव मोदी के फेस पे लड़े, लेकिन एक ऐसा फेस जो पूरे बंगाल की जनता को मोटिवेट कर सके बीजेपी की तरफ, ऐसा कोई फेस लाया जा सकता है आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से? तो तृणमूल के लोगों को तोड़े इसी के लिए ना। जी, इसी के लिए तृणमूल के लोगों को तोड़ रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मुकुल राय से शुरू हुआ जी, और वो सिलसिला अभी भी चल ही रहा है। तो ऐसा लगता है कि तृणमूल से जो टूट के आ रहे हैं, बीजेपी उसे सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है। अब सीएम को उनको कोई चेहरा मिलेगा तो वो करेंगे जी। हाँ, अभी तक उनको लड़ने के लिए चेहरा मिल गया है, मिलेगा चुनाव, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको सीएम प्रोजेक्ट करने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि बंगाल में हम सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। सीएम ऐसी घोषणा कर दी है इन लोगों ने। हाँ हाँ। तो क्या लगता है सर कि आने वाले समय में जो केरल में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ। केरल में तो खैर नेक्स्ट टू नथिंग है। हाँ, बीजेपी की प्रेजेंस, और इनके आने श्रीधरन के आने से भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ फर्क पड़ेगा जी। बंगाल में उन्होंने अच्छा किया लोकसभा में, लेकिन अब देखिए विधानसभा में क्या रहता है। जानकार लोगों का कहना है कि नहीं, ममता तीसरी बार लौट कर आएगी, सरकार बनाएगी, लेकिन अब क्या होता है चुनाव का वो देखा जाए। ठीक है सर, नवभारत टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।